नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आर डी ग्लॉस पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी का अध्याय 6। ठीक है, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा है। इसका पहला क्वेश्चन ये है आपका, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में आपको बताना है निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे बताना है आपको कौन सा कथन आपका गलत होगा। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका, दक्षिण भारत सोना मसाले खासतौर पर काली मिर्ची तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। सी ऑप्शन है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पे आपका, दक्षिण भारत में रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले। तो इसमें जो आपका उत्तर है वो है सी, उत्तर आपका सही होगा। तो नंबर सी, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। यह आपका कथन जो है ये कथन गलत होगा। बाकी जो आपके तीनों कथन हैं ये आपके सही है। यहाँ पे यही पूछा गया था ना कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, तो आपको ये बताना था कौन सा कथन आपका गलत होगा। तो ये वाला कथन संगमकालीन जो व्यापारन के संदर्भ में गलत है। जो व्यापारी होते थे वो इन सामानों के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, ऐसा नहीं था, और भी कई मार्गों का इस्तेमाल करते थे। व्याख्या में पढ़ते हैं हम। व्याख्या, कथन ए, बी व सी सही है, परंतु सी गलत है, क्योंकि व्यापारी इन सामानों को रोम से ले जाने के लिए समुद्री जहाज़ों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है ग्राम प्रधान, ऑप्शन बी आपका गृहपति, ऑप्शन सी है 3 मुखिया और ऑप्शन डी है सरदार। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, मूवेंदार का अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्या, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। तीसरा क्वेश्चन है, चोल, चेर तथा पांड्या शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, पुहार और मुद्दरे इनकी महत्वपूर्ण सत्ता केंद्रों में सम्मिलित थे। दूसरा कथन है आपका, ये लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो इन कथनों में से आपको बताना है, इन 2 कथनों के में से कि आपको कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है आपका, केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, दोनों कथन सही हैं आपके, या ना तो एक पहला सही है और ना ही दूसरा। देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो इसका जो है वो है उत्तर सही, सी है। आपके दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या, उपयुक्त दोनों कथन सही है। चोल, चेर और पांड्या के अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और एक दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक था आपका चोलों का पतन पुहार या फिर कावेरीपत्तनम, और दूसरी थी पांड्यों की राजधानी मदुरै। इन तीनों मुखिया
चोल, चेर और पांड्या लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें कुछ धन अपने पास रखते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण पंथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ठीक है, तो आपको बताना जो दक्षिण पंथ के स्वामी होते थे वो निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। ऑप्शन आपके 4 हैं। पहला ऑप्शन है सातवाहन, बी है कुषाण, डी सी है चोल और डी है आपका चेर। तो इसका जो है वो है उत्तर नंबर ए, सातवाहन। दक्षिण पंथ के जो स्वामी होते थे आपके वो सातवाहन कहलाते थे। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इनकी। व्याख्या, तीनों मुखियाओं चोल, चेर, पांड्या के शासन के लगभग 200 वर्षों बाद 2100 वर्ष पूर्व पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में उसकी मां गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है कि वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। पूरे क्षेत्र के लिए यही नाम से प्रचलित था आपका। दक्षिण पंथ के जो शासक होते थे उन्हें सातवाहन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी आपका यूरोप, ऑप्शन डी है चीन। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका डी, चीन वह देश है आपका जहाँ सबसे पहले रेशम बनाने की तकनीक का इस्तेमाल हुआ था। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ। इस तकनीक को चीन ने हजारों साल तक दुनिया से भी छुपाए रखा था। देखिए 7000 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हो चुका था और चीन ने लगभग हजारों वर्षों तक इसे दुनिया के और देशों से छुपाए रखा था। आगे बढ़ते हैं हम। चीन से पैदल घोड़ों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ही लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, जो चीन से जो पैदल लोग होते थे, चीन से जो पैदल घोड़े या ऊँटों पर कुछ लोग दूर की जगहों पे जाते थे अपने रेशम के साथ अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से लोग जाते थे, ठीक है, वे रेशम मार्ग हो गया, सिल्क रूट के नाम से बाद में प्रसिद्ध हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें कुछ आगे भी है, पहले वो पढ़ लेते हैं। कभी कभी चीन के शासक और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजने पड़ते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जिन रास्तों पे वो यात्रा करते थे वहाँ यात्रा शुल्क भी देना पड़ता था और चीन से जब कपड़ा लाया जाता था वो भी काफ़ी महंगा होता था। तो इसलिए रेशम के जो आपके कपड़े होते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आपका। कथन ए, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण
चाहते थे। कारणार्थ रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उस क्षेत्र के शासकों को कर शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। कुछ 4 ऑप्शन दिए गए थे यहाँ पे कि ए और आर ये आपके जो हैं ये दोनों ही कथन सही होंगे। जैसे ए ऑप्शन है आपका, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ये गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ए इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखिए ए और आर ये आपके दोनों जो कथन है ये दोनों ही कथन सही है। जो रेशम मार्ग के जो रास्ते होते थे उस पर जो कुछ शासक होते थे वो रेशम उस पर कब्जा करना पड़ जाते थे। क्यों कब्जा करना चाहते थे? क्योंकि उनसे जो रेशम मार्ग में यात्रा करते थे व्यापारी, ठीक है, उस क्षेत्र से उन शासकों को कर शुल्क भी मिलेगा और तोहफे भी मिलेंगे। ठीक है, इसलिए वहाँ के जो कुछ शासक होते थे वो इन पर कब्जा करना चाहते थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्यापारियों से प्राप्त इन चीज़ों के बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्यों से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। अगर जो शासक होते थे अगर उन शासकों को ये इनाम या कर शुल्क दें तो जो लुटेरे होते थे उनसे वो शासक उनकी रक्षा करते थे जो आपके सिल्क रूट पे चलते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही नहीं है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बी है पेशावर और मथुरा, इनकी 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। ठीक है, कुषाणों के। सी ऑप्शन देखते हैं हम, इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती है। डी ऑप्शन है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका सी। यह आपका कथन गलत है। इनके जो शासनकाल था, जो कुषाणों का शासनकाल था, इसी शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहानों के पत्तों तक नहीं जाती थी। देखिए इसके अतिरिक्त कुषाणों के संदर्भ में और क्या क्या जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, पहली जानकारी तो यही है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध आपके कुषाणी थे, जो आपका रेशम मार्ग था। ठीक है, पेशावर और मथुरा के 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, मथुरा और पेशावर कुषाणों के 2 शक्तिशाली मुख्य केंद्र थे। ये तो आपका गलत हो गया। डी है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। तो आपको 3 जानकारी यहाँ पे महत्वपूर्ण मिलती है कि सिल्क मार्ग पर जो नियंत्रण रखने वाले थे महत्वपूर्ण शासकों में वो आपके कुषाण थे। ठीक है, दूसरा मथुरा और पेशावर इनकी मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। और तीसरा, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। ठीक है, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसकी, कथन ए, बी व डी सही है परंतु कथन डी सी गलत है। लगभग 200 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनका राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहानों के पत्तों तक जाती थी। फिर भी यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले
शासकों में से थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको यहाँ पे भी ये बताना है कि आपको गलत कथन का यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं हम। ये कथन है आपका, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। बी कथन है, कनिष्क ने लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना कौन सा कथन आपका सही नहीं है। यहाँ पे 2 कथन और दिए गए हैं, पहले उन्हें ही पढ़ते हैं। सी कथन है, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। और डी है, कनिष्क ने एक बुद्ध परिषद का गठन किया था। तो इसका उत्तर यह है, वो है सी, अश्वघोष कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। ये कथन आपका गलत है, यानी कि अश्वघोष उन्हीं के दरबार में रहते थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या, कथन ए, बी व डी सही है, परंतु सी गलत है। कुषाण ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष से कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये अश्वघोष कौन थे आपके? ये कवि थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये कुषाणों के ही उसमें रहते थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? ठीक है, इसमें से आपको बताना है जो बुद्ध की जो जीवनी है, बुद्ध चरित्र, उनके रचनाकार कौन से? ए ऑप्शन है आपका अश्वघोष, बी है पाश, और सी है आपका वसुमित्र, और डी है नागार्जुन। तो इसका उत्तर नंबर है अश्वमेध। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, अश्वघोष वो हैं जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र की रचना की है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे। ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू किया था। पाश और वसुमित्र जैसे बौद्ध दार्शनिक तथा नागार्जुन जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार में विद्वान थे। ये जितने भी हैं ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मौर्योत्तर काल में बौद्ध धर्म की नई धारा महायान का विकास हुआ। इस नई बौद्ध धारा में आए नए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति संकेतात्मक रूप से दर्शाई जाती थी, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। दूसरा ऑप्शन है, बोधिसत्व में आस्था को लेकर परिवर्तन आया। ऊपर उपयुक्त कथन में से आपको बताना है कि कौन से कथन आपके सही हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर सी, आपके दोनों ही कथन सही है। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं हम। दोनों कथन सही है। महायान धारा में प्रविष्ट मूर्ति निर्माण के बदलाव के तहत अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। इस आस्था में परिवर्तन हुआ और अब ऐसा करने के बजाय महायानी लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका 11, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित
दक्षिण पूर्व एशिया की अन्य भागों में भी फैला। कथन 2 है आपका, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। इन कथनों में से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके लगभग सेम ही होंगे सभी ऐसे क्वेश्चनों में कि आपका पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों में से कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो भी सी है, आपकी दोनों ही कथन सही है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और इसके अन्य भागों में भी हुआ। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म कहीं अधिक प्रचलित था, जो कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। थेरवाद बौद्ध धर्म का प्रचलित था, आरंभिक रूप था ये बौद्ध धर्म का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो आपको इनमें से इन चारों ऑप्शन में से सही कालक्रम चुनना है जो आपकी भारत यात्रा पर आए थे। ये सभी चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे। तो उसका ऑप्शन देखते हैं। इसका उत्तर है बी। आपका बी कालक्रम बिल्कुल सही है। आपका फोर्शेन फाइन पहले आए, उसके बाद सेन सात्सेंग हुवेनशेंग आए और उसके बाद इत्सिंग। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत की यात्रा पर फोर्शेन फायान लगभग 1600 वर्ष पूर्व आया। स्वेन होयनसांग 1400 वर्ष पूर्व तथा जो इत्सिंग था इसके 50 वर्ष बाद भारत आया। ये सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगह और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके 4 ऑप्शन। पहला है आपका महाराष्ट्र, बी है मध्य प्रदेश, सी है असम और डी है तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है जो विष्णु के वराह रूप की जो मूर्ति है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। विष्णु की वराह रूप की मूर्ति एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। एरन आपकी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से प्राप्त हुई है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको निम्न से बताना आपका कौन सा कथन गलत होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है आपको कौन सा कथन सही नहीं है भक्ति परंपरा के संदर्भ में। तो पहले आपका पहला कथन है, भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी। भक्ति मार्ग की चर्चा भगवत गीता में की गई है। सी ऑप्शन है, भक्ति मार्गी आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ पर जोर देते थे। डी है, भक्ति मार्गी मानते थे कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव सिंह, पेड़ या अन्य किसी रूप में हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी आंसर सही है। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ साथ पूजा पाठ पर भी जोर देते थे। ये वाला कथन आपका गलत होगा। बाकी कथनों से हम और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, एक कथन से हम क्या इकट्ठा कर सकते हैं, जो भक्ति परंपरा थी आपकी वो कहाँ कब शुरुआत हुई थी, तो मौर्योत्तर काल में इसकी शुरुआत हुई थी। भक्ति मार्ग की जो चर्चा है वो भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्गी ये मानते थे कि उनके जो देवी देवता हैं, आराध्य देवी देवता मानव, सिंह या पेड़ अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। देवी देवताओं की पूजा का चलन मौर्योत्तर काल से शुरू हुआ। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। यहाँ पे भक्ति की भी डेफिनेशन दी है। भक्ति किसे कहा जाता है, किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा जो आप लोगों की होती है उसे भक्ति कहा जाता है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर
जोड़ देते थे, इसलिए आपका जो कथन है वो सी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इसमें एक लाइन और है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का मानना था कि अगर आराध्य की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। अतः इस विचार की स्वीकृति बढ़ने के साथ कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां बनाने लगे। भक्ति मार्ग के बढ़ते प्रभाव के काल में ही दक्षिण भारत में लगभग 1400 साल पहले एक शिव भक्त अप्पार ने तमिल में शिव स्तुति की रचना की। ये शिव भक्त अप्पार एक बड़ा भूस्वामी था। भूस्वामी को वेल्लाल भी कहा जाता था तमिल भाषा में, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 15। कथन ए, केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। कारण आर, केरल के ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कि इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए। ए और आर ही दोनों ही कथन सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। केरल के जो ईसाई थे उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है और केरल के जो ईसाई संभवतः पश्चिम एशिया से आए थे। ठीक है, जो केरल के जो ईसाई हैं वो पश्चिम एशिया से आए थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। व्याख्या बढ़ते हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। तो ये आप ये नोट करिएगा, ईसाई धर्म का उदय कब हुआ? लगभग 2000 पूर्व पश्चिमी एशिया में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म बैतलेहम में हुआ, रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, जो ईसा मसीह थे उनका जन्म बैतलेहम में हुआ था। बैतलेहम जो था वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। उन्होंने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया था। ईसा मसीह के उपदेश धीरे धीरे पश्चिमी एशिया, दक्षिणी अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। अतः आपका विकल्प सत्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है आपको, जो नीचे दी गई है। सूची 1 है आपकी, ये सूची 2 है। तो यहाँ पे कुछ ये दिए गए हैं और ये यहाँ पे इन्हें मिलाना है। तो इसका देखते हैं, डी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी देखते हैं अपना। ठीक है, तो जो आपका ए है वो आपका 3 नंबर पे जाएगा। दक्षिण पंथ के स्वामी थे वो सातवाहन शासक, ये दक्षिण पंथ के स्वामी थे। और जो आपका ये है बी है, ये आपका 5वें पे जाएगा। मोवेंद्र ये चोल चेर ए पांड्या थे। सी आपके बुद्ध चरित थे। ठीक है, और जो डी है आपका बोधिसत्व, ये महान बौद्ध धर्म थे। और ये शेषशांग, ये पढ़ाई आपने चीन यात्री थे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है सूची का बिल्कुल। दक्षिण पंथ के स्वामी शेषशांग शासक, मोवेंद्र चोल चेर पांड्या, अश्वघोष बुद्धचरित, बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म, शेषशांग चीनी यात्री। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं हम, नए साम्राज्य और राज्य। ये आपका नया अध्याय शुरू हो जाता है 6 क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, उसका अध्याय 11 है ये। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं हम।
हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? ए ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो इसका सही आंसर है बी, समुद्रगुप्त। हरिशेन जो है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? ए ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन है डी, समुद्रगुप्त। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी देता है। इस पर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसे लगभग 1700 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसे ही प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कहा गया है। ठीक है, प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। इसमें उसकी विजयों का वर्णन है। इसमें उसे ईश्वर के बारे में बताया गया है। इसमें समुद्रगुप्त की योद्धा और उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी राजा था। वह वीणा भी बजाता था। उसके इस गुण को सिक्कों पर भी दिखाया गया है। जो सिक्के वहाँ पे छपते थे उसमें दिखाया गया होगा कि वो वीणा लेते हुए उनकी फोटो वहाँ पे रखी होगी, छपी होगी सिक्कों पर। तीसरा क्वेश्चन आपका, हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर भी ये पूछ रहा है आपको कौन सा कथन गलत होगा, आपका ये बताना है आपको। एक कथन है आपका, समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। बी कथन है, उसने दक्षिण पथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्यों को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तीसरा कथन है यहाँ पे सी, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश आंतरिक घेरा समुद्रगुप्त के लिए उपाल लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे। डी है, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रों का विवाह उससे किया। इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है बी। आपका ये बी कथन गलत होगा। बाकी जो है आपके तीनों कथन ए, सी और डी ये तीनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। कथन ए, सी व डी सही है परंतु बी गलत है, क्योंकि दक्षिणापथ के 12 राजाओं ने हारने के बाद समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अब इसमें और है, पहले ही पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देशों में असम, तटिया, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते थे। ये आंतरिक राज्यों के एक घेरे के रूप में समुद्रगुप्त के राज्य से लगे थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा मानते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिराज की उपाधि धारणा की गई थी? ये ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है कुमारगुप्त। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केवल एक। बी है आपका केवल 1 और 2, डी है 1 और 3 और डी है 2 और 4। तो इसका उत्तर है बी। व्याख्या, समुद्रगुप्त और उसके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराजा
की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का उल्लेख महाराज के रूप में ही मिलता है। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी थी जो लिच्छवी गण की थी। तो आप याद रखना, यहाँ पे समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? कुमार देवी। कौन से गण की थी वो? लिच्छवी। पांचवा क्वेश्चन है, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए है चंद्रगुप्त प्रथम, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है समुद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो इसका उत्तर है बी। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। व्याख्या, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। उसने पश्चिमी भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शक शासक को परास्त किया। इस विजय के उपलक्ष्य में मलवा क्षेत्र में वराग्य शैली के चांदी के सिक्के चलाए। ये सिक्के उसी शकों पर विजय के सूचक हैं। कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ए समुद्रगुप्त, अशोक, बी ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम और डी है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर होगा आपका डी। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उसी के दरबार में थे। आपने आर्यभट्ट का नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत बड़े खगोल शास्त्री रहे हैं। तो वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सातवां क्वेश्चन है आपका, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? ए है कुमारगुप्त, बी है स्कंदगुप्त, सी है विष्णुगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है आपका हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। व्याख्या, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो याद रखिएगा, हर्षचरित जो है किसकी रचना है? वो बाणभट्ट की, जिससे हर्ष के शासनकाल और वंशावली का पता चलता है। हर्ष ने लगभग 1400 वर्ष पूर्व शासन किया था। आठवां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? ए है फायान, बी है हेनसेंग, सी है मेगिस्थिनीज, डी है डियोनेसिस। इसमें से आपको बताना है कि कौन से वो थे जो हर्ष के काल में भारत आए थे। तो इसका उत्तर आपका बी, हेनसेंग थे जो हर्ष के काल में भारत आए थे। वह काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में भी रहा। उसने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। सॉरी। नौवां क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? तो आपको इनमें से बताना है कि कौन था वो जिसने सम्राट हर्ष को दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश रोका नर्मदा नदी पर। ये चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य वन और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर वो है पुलकेशिन द्वितीय। व्याख्या पढ़ते हैं। मगध और बंगाल को जीतकर हर्ष को पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उसने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने का प्रयास किया तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया। कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ए है आपका सातवाहन, बी है चालुक्य, सी है पल्लव, डी है चोल। आपको बताना है कांचीपुरम किसकी राजधानी थी इन चारों में से। तो इसका सही आंसर है सी, कांचीपुरम पल्लव की राजधानी थी। ठीक है। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। 11वां क्वेश्चन है आपका, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए मदुरै, बी ऐहोल,
सी महिबुलु, डी वल्लभी। तो इसका जो सही आंसर वो है बी, एहल चालुक्य की राजधानी थी। व्याख्या में देखते हैं, चालुक्यों की पहली राजधानी एहोल जो एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहां कई मंदिर थे। चालुक्यों का राजा कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। यह क्षेत्र रायचूर दोआब कहलाता है। पुलकेशिन प्रथम के दौरान चालुक्यों की राजधानी बादामी स्थानांतरित की गई थी। बादामी को वातापी के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी थे? इसमें से आपको बताना जो रवि कीर्ति थे वो किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर हुआ है आपका डी, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। व्याख्या, रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। उसके बारे में रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रस्तुति से पता चलता है कि इसमें उसकी 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इसमें थोड़ा और बचा है, माफ़ कीजिएगा, ये कुछ पहले अच्छा, तो 13 क्वेश्चन ऊपर ही होगा आपका। अच्छा, 13 क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ाना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये आपने 12 क्वेश्चन पढ़ा, व्याख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे 12 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आंसर तो यहाँ पे है डी, ठीक है। व्याख्या भी यहाँ पे दे दी गई है और ऊपर यहाँ पे भी कुछ दिया गया है, इसमें दिया गया उत्तर सी, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, और तो यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रखा है। चलो कोई नहीं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक होते थे। ऑप्शन 2, प्रशासन की, माफ कीजिएगा, कथन 2, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। इसमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, 2, और केवल 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर वो है आपका सी, केवल 1 और 3। आपका जो है 1 और 3 कथन सही है। प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाई नगर होते थे, ये गलत है। नगर ही आपकी प्राथमिक इकाई नहीं होती थी प्रशासन की। यह हम व्याख्या में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन में कुछ जो महत्वपूर्ण पद वो आनुवंशिक बन गए तथा कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक बने, साथ ही उसे कुमार मात्य भी बनाया गया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, ना कि नगर। जो आपके प्रशासन थे उसकी जो प्राथमिक इकाई थी वो गांव होते थे, ना कि नगर। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करता था। जैसे हरिसेन महादंडनायक और कुमार मात्य होने के साथ साथ संधि विधायक भी थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आपका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई है, आपको ये कुछ नाम है और ये कुछ कार्य हैं, तो इनसे मिलाना है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा आपका सी।
इसका उत्तर होगा आपका सी। जो आपका ए है वो आपका तीसरे पे जाएगा, जो आपका बी है वो पहले पे जाएगा, और जो आपका सी है वो फोर्थ पे जाएगा, और ये आपका दूसरे पे। जो नगर श्रेष्ठी होते थे वो मुख्य शिल्पकार होते थे। जो सातवाह होते थे वो व्यापारियों के काफिलों का नेता कहलाता था। प्रथम कुलीक मुख्य शिल्पकार, और जो कायस्थक होते थे वो लिपकों के प्रधान होते थे। व्याख्या पढ़ते हैं हम। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी होता था। सातवाह व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलीक मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ लिपिकों के प्रधान होते थे। इन सभी का दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकाल स्थानीय प्रशासन में बहुत बोलबाला रहता था। प्रश्न नंबर या क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, पहला कथन है आपका, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। दूसरा कथन है, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तीसरा कथन है, जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा आपका। कथन केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। ये तीनों ही कथन आपके सही है। उपयुक्त सभी से कथन सही हैं। पूर्व मध्यकाल में सामंतों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। जो आपके सामंत होते थे उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, जबकि कुछ भूमि जो होती थी वो दान दे दी जाती थी। दी गई भूमि से ही कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के हथियार जुटाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित है। पहला कथन है आपका, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। उर ग्राम सभा, नगरम शिल्पकारों का संगठन। इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2, डी है केवल 2 और 3। तो इसका आंसर है आपका केवल 1 और 2। आपका सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामी का जो संगठन होता था वो सभा कहलाता था, और जो नगरम शिल्पकारों का संगठन होता है वो नगरम हो जाता। लेकिन ग्राम सभा वो उर नहीं कहलाती थी। व्याख्या, पल्लव अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिलती है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखभाल आदि के काम करती थी। जिन क्षेत्रों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहां उड़ नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है। ए ऑप्शन है आपका हरिशेन, बी है रवि कीर्ति, सी है कालिदास और डी है बाणभट्ट। तो इसमें से आपको बताना है ये किसकी प्रसिद्ध नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका जो उत्तर है वह है सी। व्याख्या, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। कालिदास के नाटकों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कथन 2, कालिदास के नाटकों की रोचता
रोचक विशेषता यह है कि नाटकों में राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को प्राकृत बोलते हुए जबकि अन्य लोग तथा महिलाओं को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। इनमें से बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केवल ए। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई, अतः कथन दो गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम आपका। इस्लाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है आपका, पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत की थी। दूसरा कथन है आपका, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। कथन नंबर 3 है आपका, अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म की ओर भी ले आए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? केवल दो, एक और दो, केवल तीन, एक, दो और तीन। तो इसका जो आंसर है वो है डी। आपके सभी कथन सही है। तो इसमें से भी देखिए दो तीन बातें इंपॉर्टेंट निकल जाती हैं, तो आप ये याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, कौन से इस्लाम धर्म के प्रवर्तक? पैगंबर मोहम्मद। आप ये याद रखिएगा। दूसरा आपका, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम था जो वो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। ठीक है। तीसरा जो कथन है आपका, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकलती है। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी ले आए। बाकी व्याख्या में पढ़ते हैं हम। व्याख्या, उपयुक्त सभी कथन सही है। पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम नामक नए धर्म की शुरुआत लगभग 1400 वर्ष पूर्व की गई थी, जो 100 सालों के दौरान उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः वे इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे। इसी आवागमन के क्रम में वे अपने साथ नए धर्म को भी ले आए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, तो इसलिए सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और अब आपका ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, इमारतें, चित्र तथा किताबें, 12वां अध्याय। ये आपका लास्ट चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है इसका, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लोहा स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी। यह अद्भुत लोहा स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो लगभग 1500 वर्ष पूर्व महरौली में एक लोहा स्तंभ मिला था जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है दिल्ली और डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। ठीक है, जो आपका लोहा स्तंभ है ये दिल्ली में स्थित है। जो 1500 वर्ष पूर्व महरौली के लोहा स्तंभ, ठीक है, ये दिल्ली में है वर्तमान। तो इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। व्याख्या, महरौली का लोहा स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है।
इसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और वजन 3 टन है से भी ज़्यादा है। इस पर खुदे अभिलेख को इसके बनने के समय की जानकारी से मिलती है। इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश की थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन यहाँ पे गलत होगा। पहला कथन है आपका, स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। बी है, स्तूपों में सजावट के लिए रखे जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा कहलाता है। सी ऑप्शन है, माफ कीजिएगा, सी कथन है, स्तूपों को चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार तथा प्रदक्षिणा पद कहलाता है। डी कथन है आपका, प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। इसका सही आंसर देखते हैं। चलिए, इसका उत्तर जो है वो बी ठीक है आपका, यानी जो आपका बी उत्तर है वो गलत है। बाकी जो आपके तीनों कथन है, स्तूप का जो अर्थ होता है वो टीला होता है, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा हेतु बना वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है और प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग के से घेर दिया जाता था ताकि जिसे वेदिका कहते थे। बाकी स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा धातु मंजूषा नहीं कहलाता है। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी हम। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप जो है आकार में कभी कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। इन स्तूपों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज एक डिब्बे में रखी जाती थी। इसे धातु मंजूषा कहते थे। स्तूप प्राय इन्हीं धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया। बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये तो कहा कि धातु मंजूषा कहलाता था, तो धातु मंजूषा ही कहलाता था, लेकिन स्तूपों में सजावट के लिए रखा जाने वाला गोल धातु का डिब्बा नहीं होता था। ठीक है, वो जो होते थे वहाँ पे तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया था, इसलिए आपका कथन जो है वो भी गलत है। अन्य कथन सही है आपके। बाकी वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। उदाहरण के तौर पर अमरावती से लगभग 2000 वर्ष पूर्व प्राप्त स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। स्तूप निर्माण में राजा के अलावा व्यापारी, कृषक, श्रमिक भी योगदान देते थे। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने एक सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्च दिया था। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके जो पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिर थे उनके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन पहला है आपका, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग मंडप होता था। मंदिरों में गर्भगृह नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग एकत्र होते थे। और तीसरा कथन है, गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। इनमें से आपको बताना है आपके कौन से कथन सही हैं। तो इसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन है केवल 2 और 3, सी है केवल 3 और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। तो इसका उत्तर जो है वो सी सही है। केवल आपका तीसरा कथन सत्य है कि जो गर्भगृह के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था
विषम शिखर कहती थी। बाकी दो क्वेश्चन, पहले और दूसरे कथन आपके गलत हैं। मंदिरों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था वो मंडप नहीं कहलाता था। व्याख्या में पढ़ते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी देवताओं को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। गर्भगृह के पवित्र स्थान दिखाने के लिए अक्सर उसके ऊपर शिखर बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए भीतर गांव के मंदिर, अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। अतः कथन जो आपका 3 सही है। सॉरी। आरंभिक हिंदू मंदिरों में भीतर गांव के मंदिर, महाबलीपुरम के एक एकाश्मक मंदिर, अहल का दुर्गा मंदिर आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाश्म मंदिरों की विशेषता से इन्हें एक ही विशाल शिलाखंड को ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?